we were discussing about the third unit of engineering methodology, that is limits, fits, tolerances and gauges. So what is the significance of limits, fits and tolerances? Nowadays interchangeability is on its peak and most of the company are dependent on their vendors. One component is manufactured at another place, another component is manufactured at different place, and both of these components are assembled at a third place. So for achieving interchangeability, we are bonded to follow limits, fits and tolerances. So in this chapter, what we are going to learn? We are going to learn about the concept of limits and fits, along with that deviations and tolerances. Then we are also going to learn basic terminologies, selective assembly and interchangeability. Apart from that, we are also going to learn Indian standard, that is IS or ISO for fits, then types of fits, hole and shaft basis system, guide for selection of fit, then ISO system of limit and fit, numerical on finding the limit and tolerances of hole and shaft assembly, and along with that we are also going to learn about the gauges, limit gauges, Taylor's principle of gauge, plug gauge, ring gauge, snap gauge, adjustable snap gauge. We are going to learn all of these contents in this chapter, and most of the topics we had already discussed in the previous lecture. Now we are going to repeat it. So what is interchangeability? A new concept nowadays. All parts of an assembly are manufactured at different places and assembled at a different place. Industrial inspection assumes the importance of interchangeability due to the need of suitable matching of the various components separately manufactured, maintenance, replacement need, etc. It has therefore been considered to have interchangeable manufacturing. Details are given in the chapter 1. तो इंटरचेंजेबिलिटी के बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग फर्स्ट चैप्टर में जब हम मेट्रोलॉजी की टर्मिनोलॉजीज देख रहे थे. तो क्या व्हाट इज इंटरचेंजेबिलिटी, किसको बोलेंगे इंटरचेंजेबिलिटी? इंटरचेंजेबिलिटी माने एक कंपोनेंट या एक कंपोनेंट से पहले एक मशीन के बारे में समझते हैं. फॉर एग्जांपल हम जो है इंजन का एग्जांपल. इंजन, तो इंजन के अंदर क्या है, छोटे छोटे बहुत सारे स्मॉल स्मॉल पार्ट्स आ गए इंजन. अब जरूरी नहीं है कि जो कंपनी की कार है वही सारे इंजन बनाए या इंजन भी बनाए और इंजन के सारे पार्ट्स भी बनाए. आजकल क्या चीज चलन में है या किस चीज की प्रैक्टिस हो रही है कि rather than manufacturing all the parts by the same company, big brands are dependent on the vendors. छोटे छोटे कंपनीज के ऊपर वो डिपेंडेंट हो चुके हैं. इससे बेनिफिट होता है. इससे कैसे बेनिफिट होगा? जो छोटे कंपनी वाले हैं उनको ऑर्डर मिलने लगेगा, वहाँ पे काम करने वाले लोगों को जो है नौकरी मिलने लगेगी, तो इससे रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होता है. ये एक अच्छी कंसेप्ट है, ये अच्छी बात है. और वेंडर्स जो है ज़रूरी नहीं है कि जैसे मान लीजिए हमने कल एग्जांपल देखा था बजाज का, वो सारे पार्ट जो है छोटी छोटी कंपनी से, छोटे छोटे वेंडर्स से परचेज करती है, उनको ऑर्डर देके बनवा के लेती है और अपना लेबर उसके ऊपर लगा देती है और उसके बाद क्या करती है, वहाँ पे असेंबलिंग करती है. उसका जो प्लांट है, उसका जो यूनिट है बजाज का औरंगाबाद के अंदर, वहाँ पे क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ असेंबली होती है अलग अलग पार्ट्स के, अलग अलग वेंडर से आने के बाद. सो इंजन का अगर एग्जांपल देखते हैं तो इंजन के अंदर क्या है, हंड्रेड्स ऑफ स्मॉल पार्ट्स आते हैं इन द इंजन.
हंड्रेड्स ऑफ छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, पिस्टन है, पिस्टन रिंग है, कनेक्टिंग रॉड है, क्रैंक शाफ्ट है, फ्लाई व्हील है, कैम शाफ्ट है, क्रैंक शाफ्ट है। सो हंड्रेड्स ऑफ स्मॉल स्मॉल पार्ट्स उसके अंदर रहते हैं। इनलेट पोर्ट है, आउटलेट पोर्ट है, स्पार्क प्लग है। तो ये सारे पार्ट्स, हर एक पार्ट अलग जगह पे मैन्युफैक्चर हुआ है। किसी एक आदमी ने उसको मैन्युफैक्चर किया है एक जगह पे, एक प्लांट पे। दूसरे प्लांट पे दूसरा पार्ट जो है, या दूसरी जगह पर दूसरा पार्ट उसका मैन्युफैक्चर हुआ है। और मान लीजिए कोई इंसान शुरुआत से लेकर आखिर तक कोई एक चीज तैयार करता है, तो उसको पता होता है कि कहाँ पे क्या चीज में कमी रह गई थी, तो वो उसके हिसाब से उसको मैनेज कर लेगा। लेकिन अभी यहाँ पे दिक्कत क्या है कि जिसने पार्ट 1 मैन्युफैक्चर किया है पॉइंट ए के ऊपर किसी एक अलग सिटी में, उसको क्या डिफिकल्टीज आई है, या उसको किस तरीके का उसने जो एडजस्टमेंट कर रखा है, वो किसी और को पता नहीं चलेगा। जो जहाँ पे असेंबली हो रही है उसको भी पता नहीं चलेगा, जहाँ पे दूसरा पार्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है उसको भी पता नहीं चलेगा। तो इन शॉर्ट उन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन का सिर्फ एक ही मोड बचता है, उनके बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं है। वो कोऑर्डिनेट कैसे करेंगे? वो कोऑर्डिनेट करेंगे लिमिट्स, फिट्स और टॉलरेंसेस को फॉलो करके। तब यहाँ पे इंटरचेंजेबली या इंटरचेंजेबल मैन्युफैक्चरिंग किसको बोल रहे हैं हम लोग, या इंटरचेंजेबिलिटी किसको बोल रहे हैं? जब एक पार्ट एक जगह पे मैन्युफैक्चर हो रहा है, दूसरा पार्ट दूसरी जगह पे मैन्युफैक्चर हो रहा है, और असेंबली इसकी तीसरी जगह पर हो रही है। और ये चीज को पॉसिबल बनाने के लिए, या ये चीज को जो है सक्सेसफुल बनाने के लिए, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ एक रूल हमको फॉलो करना पड़ेगा। तभी जो है वो, जब हम असेंबली करेंगे तो एक चीज जो, मान लीजिए शाफ्ट एक कंपनी में बना है और होल एक कंपनी में बना है, तो शाफ्ट और होल के बीच में जो है ट्रांजिशन फीड कब मिलेगा हमको? जब शाफ्ट बनाने वाली कंपनी ने लिमिट फिट्स एंड टॉलरेंसेस को फॉलो किया होगा, और होल बनाने वाली कंपनी ने लिमिट फिट्स और टॉलरेंसेस को फॉलो किया होगा। इन दैट केस ओनली जो असेंबली होगी तीसरी जगह पे ही, जहाँ पे असेंबली हुई है, तीसरे प्लांट में जहाँ पे असेंबली हुई है, वहाँ पे हमको ट्रांजिशन टाइप का फीड देखने को मिलेगा। अदरवाइज या तो क्लियरेंस हो जाएगा वो, या फिर जो है इंटरफेरेंस फीड हो जाएगा, या तो वो होल जो है, शाफ्ट जो है होल के अंदर इंसर्ट ही नहीं हो पाएगी, या फिर अगर इंसर्ट होती है तो बहुत ज़्यादा प्ले आ जाएगा, बहुत ज़्यादा गैप आ जाएगा, बहुत ज़्यादा क्लियरेंस आ जाएगा दोनों के बीच में। तो डायमेंशन का जो है डिफरेंस हो सकता है। तो इंटरचेंजेबिलिटी की मदद से इसको अवॉइड किया जा सकता है। और इंटरचेंजेबिलिटी को पॉसिबल बनाना या सक्सेसफुल बनाना कब पॉसिबल है? जब सारे इंडस्ट्रीज, सारे वेंडर्स लिमिट्स, फिट्स और टॉलरेंसेस को फॉलो करेंगे तभी। बट हाउएवर, various jobs are manufactured on a single machine on the same day by the same worker. It is the fact that all the jobs are never identical. They are varying in their dimensions. तो कल भी मैंने आपको ये पॉइंट बताया था कि एक ही आदमी है, जब वो फ्रेश आता है शिफ्ट पर जॉब पर काम करने के लिए किसी दिन, तो शुरुआती कुछ घंटों में वो क्या करेगा? मन लगा के काम करेगा, फुल फोकस के साथ काम करेगा। बट जैसे जैसे टाइम लैप्स होता जाएगा, वक्त गुजरता जाएगा, तो उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो थोड़ा सा कम होने लगेगा। क्यों? बिकॉज ऑफ फिजिकल टायर्डनेस। इसकी वजह से क्या होगा? एक्यूरेसी जो रहेगी वो वक्त के हिसाब से थोड़ी थोड़ी कम होती रहेगी। और एक एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि मान लीजिए एक ही आदमी है एक ही दिन के अंदर एक शिफ्ट में 50 प्रोडक्ट्स अगर मैन्युफैक्चर करता है, तो जरूरी नहीं है कि वो सारे के सारे 50 के 50 जो है सेम डायमेंशंस के रहेंगे। थोड़ा बहुत उसमें उतार चढ़ाव हो सकता है, एक माइक्रोन का, एक मिलीमीटर का, कुछ ना कुछ तो उसमें वेरिएशन रहेगा। आपका एग्जांपल ले लीजिए, आपको ही अगर हम बोला जाएगा आपको कि जैसा भी फर्स्ट ईयर से आप लोग कर आए, वर्कशॉप कर आए, लिफ्ट मशीन के ऊपर एक शाफ्ट डिजाइन करना है आपको, या कट करना है, सिर्फ मान लीजिए डिजाइन तो छोड़ दीजिए, सिर्फ कट करना है आपको। 100 सेंटीमीटर की लेंथ के बार्स आपको कट करने के लिए अगर बोला जाता है, तो 50 अगर आपको पीसेस बना के देने के लिए बोला जाता है, हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट को बोला जाएगा कि हमारे पास एक स्ट्रेट रॉड है, सिलेंड्रिकल बार है हमारे पास, उस सिलेंड्रिकल बार को 100 सेंटीमीटर के पार्ट्स में या साइजेस में उसको जो है कट करना।
तो आप लोग भी जो है परफेक्टली 100 सेंटीमीटर के साइजेस में हर एक बार को कट नहीं करेंगे। कुछ एक बार आप जो है 49 के साइज के कट कर लेंगे, कुछ एक जो है 49.1, 49.2, 49.3, 4, 5, 6 ऐसा करते 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 50, 50.1, 50.2, 50.3 ऐसा थोड़ा वेरिएशन में रहेंगे। हर एक जो पार्ट कट होगा वो अलग साइज का रहेगा, आइडेंटिकल नहीं रहेंगे, सब सेम साइज के रहेंगे। सब 49 के ही नहीं रहेंगे, या सब 50 के ही नहीं रहेंगे, या सब 51 के भी नहीं रहेंगे। हर एक जो है अलग अलग रहेंगे। द कस्टमर्स रिक्वायरमेंट इज एक्यूरेट जॉब और प्रिसाइज जॉब। अभी कस्टमर माना क्या है? हम लोग, हम क्या है? कस्टमर्स है, वी आर द कंज्यूमर्स। What do? We purchase the different products manufactured by several different companies. और एट द एंड हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस होती है कि हमको सस्ते दाम में अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल जाए। क्या चाहिए हमको? क्वालिटी भी अच्छी चाहिए और दाम भी कम चाहिए। अब अच्छी क्वालिटी से क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड क्वालिटी? गुड क्वालिटी मतलब क्या है? एक्यूरेसी वहां पे होनी चाहिए, प्रिसीजन वहां पे होना चाहिए। नाउ व्हाट इज एक्यूरेसी एंड व्हाट इज प्रिसीजन? किसी भी चीज का स्पेसिफिकेशन एक दिया जाता है। सबसे पहले स्पेसिफिकेशन, फॉर एग्जांपल स्मार्टफोन का अगर हम एग्जांपल देखते हैं तो उसका कोई भी फोन लॉन्च होने से पहले उसका एक स्पेसिफिकेशन को पब्लिश किया जाता है कि ये फोन रहेगा, उसका डिस्प्ले जो है 6 इंचेस का रहेगा या 6.2 इंचेस का रहेगा, और उसके अंदर एमोल्ड सुपर एमोल्ड डिस्प्ले रहेगा, और फुल एचडी का स्क्रीन रहेगा, और उसके अंदर 108 मेगापिक्सल का कैमरा, रियर कैमरा रहेगा। उसमें जो है क्वाड कैमरा रहेगा, 4 कैमरा रहेंगे। फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल का रहेगा। उसके अंदर जो है स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर रहेगा, और वो 823 फैमिली से बिलोंग करता है उसका प्रोसेसर, स्नैपड्रैगन क्वालकॉम का। देन उसके बाद उसके अंदर 16 GB का जो है रोम है उसके अंदर। और उसके बाद इंटरनल मेमोरी की अगर हम बात करते हैं, उसकी रैम की बात करते हैं, तो वो मान लीजिए कि 128 GB का रहेगा। ये क्या है? एक स्पेसिफिकेशन हो गई। फिर उसके बाद बैटरी की अगर हम बात करेंगे तो 6000 mAh की बैटरी रहेगी उसमें, और वो अगर हम कंटिन्यूसली उसकी प्लेबैक म्यूजिक का अगर हम देखते हैं उसका बैकअप, तो 8 आवर्स का प्लेबैक वो देता है, सपोर्ट करता है। तो जब हम परचेस करके लेकर आएंगे और उसको कंटिन्यूसली 8 आवर्स तक यूज करेंगे, और तब तक अगर उसकी बैटरी लास्ट करती है, दैट मीन्स वो एक्यूरेट है, उसकी क्वालिटी अच्छी है। क्वालिटी खराब है कब बोलेंगे हम लोग? जब कंपनी ने दावा किया था कि अगर हम इसको कंटिन्यूसली इस्तेमाल कर सकते हैं 8 आवर्स तक के लिए विदाउट चार्जिंग। एक मतलब आपने चार्ज कर दिया, 100% कर दिया, और 8 घंटा उसको कंटिन्यू इस्तेमाल करो आप, बैटरी इसकी चलेगी 8 घंटे तक। तो ये कंपनी का क्या हो गया? दावा हो गया। तो ये दावे पे अगर खरा उतरता है फोन, दैट मीन्स इट हैव द गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। अगर इस दावे पे खरा नहीं उतरता है, वो 7 घंटे में ही फोन डिस्चार्ज हो गया, फुली डिस्चार्ज हो गया, बंद हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया? प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है। So quality of the product is verified or cross-examined with the help of its specification और its blueprint। तो ब्लूप्रिंट के ऊपर जो चीज थी, पेपर के ऊपर जो चीज थी, वो एक्चुअल एग्जिस्टेंस में आई है क्या? अगर आई है तो इसका मतलब क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज सुपीरियर। अगर नहीं आई है तो क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज पुअर। तो इस तरीके से हम लोग क्वालिटी को चेक कर सकते हैं। Then, this is a concept which does away the old ideal of inspection in which part is identified as good or bad. Good parts are used for assembly, whereas bad parts are thrown away as a scrap. In selective assembly, the components produced by a machine are classified into several groups according to
their sizes and then assembled according to their groups. This method have been adopted for both whole and shaft of assembly. यहाँ पे जो है इस तरीके से सेलेक्टिव असेंबली या फिर जो है इंटरचेंजेबिलिटी के बारे में बताया गया है। अभी देखो सेलेक्टिव असेंबली किसको बोल रहे हैं। इन सेलेक्टिव असेंबली द कंपोनेंट प्रोड्यूस्ड बाय अ मशीन are classified into several groups according to size and then assembled according to their groups. These methods have been adopted for both whole and shaft of assembly. तो मैंने जैसा अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि एक वर्कर के द्वारा बनाए गए अलग अलग प्रोडक्ट अलग अलग साइजेस के रहेंगे। तो होल और शाफ्ट ये दो मान लीजिए दो अलग अलग चीज़ें हैं हमारे पास, जो दो अलग अलग जगहों पे मैन्युफैक्चर हो रही है। तो जब हम उसको मैच करके देखेंगे जो परफेक्टली मैच होगा उसको जो है हम लोग एक ग्रुप में डालेंगे, एक साथ असेंबल करेंगे, और जो मैच नहीं हो रहा है उसको दूसरे प्रोडक्ट के साथ ट्राई करके देखेंगे। तो ये हो गया हमारा सेलेक्टिव असेंबली। तो सेलेक्टिव असेंबली में क्या किया जाता है, मान लीजिए हमारा जो आपको क्या बोला था मैंने, रॉड को कट करना है, सिलेंड्रिकल रॉड को कट करना है आपको 100 सेंटीमीटर की लेंथ के अंदर। तो जिसने 49 कट किया है तो हम क्या करेंगे, 49 को सब एक जगह पे कर लेंगे। जिसने 49.5 किया है उसको एक जगह पे कर लेंगे, जिसने 50 किया है उसको एक जगह पे कर लेंगे, जिसने 50.5 को किया था उसको एक जगह पे कर लेंगे, जिसने 51 पे किया है उसको एक जगह पे कर लेंगे। तो इस तरीके से क्या करेंगे, हम सेलेक्टिव असेंबली बनाएंगे और इसके अकॉर्डिंगली जो हमारे होल्स रहेंगे वहां पे उसको इस्तेमाल करेंगे। जाहिर सी बात है जहाँ पे होल मैन्युफैक्चर होंगे वो भी एग्जैक्ट साइज के नहीं होंगे, उसमें भी कुछ ना कुछ वेरिएशंस रहेंगे। अब वो वेरिएशंस जो होते हैं वो वेरिएशन कहाँ तक एक्सेप्टेबल करते हैं या फिर कहाँ तक एक्सेप्टेबल रहते हैं, जब तक कि वो हमारे लिमिट्स के अंदर है और टॉलरेंसेस के अंदर, तब तक कि हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो हमारे एग्जांपल में +-1 का टॉलरेंस हमने दे रखा है। तो 49 भी आएगा तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, 51 भी आएगा तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। अब 49 और 51 के बीच में भी हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पे उसको सेग्रीगेट कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज। 49 वालों को अलग, 49.5 वालों को अलग, 50 वालों को अलग, 50.5 वालों को अलग और 51 वालों को अलग। इससे क्या होगा, जब हम होल्स हमारे पास आएंगे तो होल्स के साथ हम उसको क्या करेंगे, जो साइज का होल रहेगा उसके हिसाब से वहाँ पे उसका चयन करेंगे, हमारे लिए वो और आसान हो जाएगा। इसको बोलते हैं सेलेक्टिव असेंबली। इसमें सेलेक्टिव असेंबली का फायदा क्या होगा, इसमें टाइम हमारा बचेगा, दूसरा स्क्रैप जो निकलता है ना, वेस्टेज ऑफ द मटेरियल जो है वो रिड्यूस होगा। ये एक पॉइंट यहाँ पर याद रखने वाला। देन टर्मिनोलॉजीज की अगर हम बात करते हैं, इसमें इस चैप्टर के अंदर जो इस्तेमाल होने वाले अलग अलग टर्मिनोलॉजीज हैं जो होल, शाफ्ट और साइज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, वो है नॉमिनल साइज, इट इज अ साइज बाय विच it is referred to as a matter of convenience. Then basic size, it is the size of job in relation to which all limits of variation are determined. It is same for both hole and shaft. Actual size, it is the measured size of the job. Zero line, the line representing basic size is called as zero line. These terms are used to present various parts of an assembly for calculation of tolerances, limits, etc. Now, hole. What is hole? Hole is a term used to designate all internal features of a part, including those which are not cylindrical. Shaft. Shaft is a term used to designate all external features of a part, including those which are not cylindrical. अब यहाँ पे हम लोग होल और शाफ्ट दो अलग अलग टर्म्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बोला क्या जा रहा है कि अगर हम होल का टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं तो इंटरनल फीचर्स के रिलेटेड जो है उसको इस्तेमाल किया जाएगा। उस टर्म का, होल का जो इस्तेमाल होगा, होल क्या है, टर्म। ये टर्म कब हम इस्तेमाल करेंगे, जब हमको इंटरनल फीचर्स के बारे में डिस्कस करना है या उसको एलैबोरेट करना है। और इसलिए ऐसा जरूरी नहीं है कि वो होल हमेशा सिलेंड्रिकल शेप का ही रहे। ओके, देन उसके बाद शाफ्ट की अगर हम बात करते हैं तो शाफ्ट, ये जो टर्म है शाफ्ट, ये एक्सटर्नल फीचर्स को एलाबोरेट करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जरूरी नहीं है कि हर वक्त जो शाफ्ट है वो सिलेंड्रिकल शेप की रहे, हेक्सागोनल शेप की हो सकती है, स्क्वायर शेप की हो सकती है, या कोई और शेप की भी हो सकती है। तो होल और शाफ्ट
से हमको ऐसा नहीं समझना है कि हर वक्त हमारे पास सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट ही है, कोई और शेप का भी हो सकता है। देन नॉमिनल साइज किसको बोल रहे हैं हम लोग? मैटर ऑफ कन्वीनियंस, रेफर टू एज मैटर ऑफ कन्वीनियंस जो है नॉमिनल साइज को लिया जाता है। बेसिक साइज क्या है? जो ड्राइंग ब्लूप्रिंट जो बनाया था, मैं जो ड्राइंग हमने बनाई थी उसके अंदर जो साइज था हमारे कंपोनेंट का, वो हमारा बेसिक साइज है। एक्चुअल साइज किसको बोलेंगे? जो एक्चुअल में मैन्युफैक्चर हो गया प्रोडक्ट, कंपोनेंट जो हमारे पास रेडी आके सामने रखा हुआ है, उसका जो डायमेंशन है, उसका जो साइज है, उसको बोलेंगे एक्चुअल साइज। नाउ व्हाट इज जीरो लाइन? जो बेसिक साइज को रिप्रेजेंट करने वाली लाइन होती है उसको जीरो लाइन कहा जाता है। ठीक है, so these are the different terms which we are going to use in this chapter. Now limit के ऊपर आते हैं। What is limit? Limit of a size is defined as two extreme permissible sizes. देखो अगेन यहाँ पे जो है extreme दिया हुआ है। So extreme मतलब क्या है? उससे 0.001 कम अगर रहता है तो भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, और उससे 0.001 ज्यादा हो जाता है तो भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो इसमें क्या है, लिमिट्स में दो चीजें होती है, एक मैक्सिमम और एक मिनिमम। तो मैक्सिमम के ऊपर, मैक्सिमम लिमिट के ऊपर 0.001 को भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और मिनिमम लिमिट से नीचे 0.001 को भी जो है एक्सेप्ट नहीं करेंगे। So what is the limit? Limit of a size is defined as the two extreme permissible sizes of hole or shaft between which the actual size is available. उसके बीच में जो है सेंटर से है आपका एक्चुअल साइज का लाइन पास होगा, जीरो लाइन पास होगा, और उसके ऊपर एक लिमिट रहेगी, नीचे एक लिमिट रहेगी। तो हमारा एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो जीरो लाइन कहाँ से पास होगी? 50 सेंटीमीटर से या 100 सेंटीमीटर से पास होगी। मान लीजिए 100 सेंटीमीटर से हमारी लाइन पास हो रही है, और हमने क्या किया, प्लस माइनस 1 दे रखा। तो प्लस 1 में क्या होगा, 51 से वो क्या होगा, उसकी अपर लिमिट होगी, और माइनस 1 से क्या हो जाएगा, 49 जो होगी उसकी लोअर लिमिट होगी। सो 49 लोअर लिमिट, 51 अपर लिमिट, और एक्चुअल साइज जो है उसका हमारा है 50, और 50 से आपकी जीरो लाइन भी पास होगी। इस तरीके से आपके लिमिट्स इस्तेमाल होते हैं, यहाँ पे आप और आसानी से समझ सकते हैं। द मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज फॉर होल और शाफ्ट इज हायर वैल्यू out of two lines or out of two limits, that is maximum permissible size of a job। तब यहाँ पे एक होल का दिया हुआ एग्जांपल और एक शाफ्ट का दिया हुआ है। तो फर्स्ट एग्जांपल जो है वो होल का दिया हुआ है। इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो हमारे पास ये होल है, और जो हमारी बेसिक लाइन है वो यहाँ से कहीं से वो पास होगी, सेंटर से पास होगी, दोनों के बीच से, और उसके ऊपर वाला हिस्सा मैक्सिमम लिमिट में जाएगा और नीचे वाला हिस्सा मिनिमम लिमिट में जाएगा। और मैक्सिमम लिमिट के ऊपर बिल्कुल किसी चीज को एंटरटेन नहीं किया जाता है, उसको बिल्कुल स्क्रैप में डाल देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। और ये पूरा का पूरा जो जोन है मैक्सिमम और मिनिमम के बीच का जो हिस्सा है, दिस गैप और दिस पोर्शन, इसको कहा जाता है टॉलरेंस। अब चूंकि हम ये होल के बारे में देख रहे हैं इसलिए टॉलरेंस ऑफ अ होल इसको कहा जाता है, और वही अगर हम शाफ्ट के बारे में देखेंगे तो टॉलरेंस ऑफ ए शाफ्ट। तो ये लिमिट्स हर एक कंपोनेंट के साथ प्रोवाइड की जाती है, प्रोवाइड करना जरूरी भी है, क्योंकि 100% सेम डायमेंशंस के साथ कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं हो सकता। तो ये हो गया आपका लिमिट्स के बारे में। देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट और नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टॉलरेंसेस। व्हाट इज टॉलरेंस? टॉलरेंस इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम लिमिट एंड मिनिमम लिमिट। टॉलरेंस किसको बोलते हैं हम लोग? डिफरेंस को बोलते हैं। तो हमारे एग्जांपल में डिफरेंस कितना होगा, मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट। मिनिमम लिमिट है 49, मैक्सिमम लिमिट है हमारे पास 51। तो दोनों का जो डिफरेंस अगर हम देखेंगे 51 माइनस 49 तो हो जाएगा हमारे पास 50, सॉरी 2 का डिफरेंस आ जाएगा। सो टॉलरेंस इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम लिमिट एंड मिनिमम लिमिट, दोनों के बीच का डिफरेंस। अब टॉलरेंस और लिमिट्स दोनों एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, ये हमें पहले भी देख चुके हैं हम लोग। तो टॉलरेंस क्या है? अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों के बीच का डिफरेंस है टॉलरेंस। हाँ, नीड ऑफ टॉलरेंस, क्यों जरूरत है टॉलरेंस की? Tolerance is required because various properties of job material errors are introduced during the manufacturing. Change in operator, change in method, change in shift, etc. also introduces error in manufacturing. Various machine tools have inborn inaccuracies while manufacturing. This is fact that
there are no identical things in nature as well as impossible to manufacture. Because of these tolerances are to be specified, which makes manufacturing easy, accurate and acceptable to supplier and customer with less rejection. मुझे सिर्फ एक बात बताओ, आप ऐसा समझिए कि आप जो है ऑपरेटर हैं, आप काम कर रहे हैं सभी लोग, और आपको बोला जा रहा है कि 100 सेंटीमीटर की बार को कट करो। तो आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो दावे के साथ बोल सकते हैं कि मैंने 10 पार्ट्स कट किए, 10 पीसेस कट किए और 10 के 10 पीसेस जो है वो 100 सेंटीमीटर की है? ऐसे दावे के साथ बोलने वाले कितने लोग हैं? एक भी नहीं रहे। क्यों नहीं रहेगा? बिकॉज देयर आर सेवरल फैक्टर्स which affects the accuracy. मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, आसपास के एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है, टूल्स जो इस्तेमाल हो रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, मशीन जो इस्तेमाल हो रही है, मेथड जो इस्तेमाल हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो बहुत सारे चीजें हैं जिसकी वजह से 100% या जो डायमेंशन दिए गए हैं वो डायमेंशन के हिसाब से सारे के सारे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं हो सकते। और जब सारे के सारे प्रोडक्ट गिवन डायमेंशंस के ऊपर या ब्लूप्रिंट में जो हमने डायमेंशंस डिफाइन किए थे उसके हिसाब से मैन्युफैक्चर नहीं हो रहे हैं, तो और हमको अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट भी चाहिए, तो उस वक्त क्या होगा, वेस्टेज जो निकलेगा, स्क्रैप जो निकलेगा वो बहुत ज़्यादा निकलेगा। अगर हम लिमिट्स और टॉलरेंसेस का इस्तेमाल नहीं करते हैं तब, अगर लिमिट्स और टॉलरेंसेस इस्तेमाल नहीं करेंगे तो 100 सेंटीमीटर वाले जितने पीसेस रहेंगे बस उनको ही एक्सेप्ट किया जाएगा। उसमें अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो उसको सबको स्क्रैप में डालना पड़ेगा हमको। तो उस वाले केस में क्या हो जाएगा, स्क्रैप बहुत ज़्यादा निकलेगा। स्क्रैप माने क्या है, वेस्टेज ऑफ मनी। वेस्टेज ऑफ मनी मतलब क्या है, रिडक्शन इन द प्रॉफिट। प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा बिजनेस पे किसी भी मैन्युफैक्चरर के लिए। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे एक जोन, एक लिमिट डिफाइन करके दी जाती है, एक परमिसिबल जोन डिफाइन करके दिया जाता है। ठीक है 100 सेंटीमीटर का हमारे पास स्टैंडर्ड साइज है, बट वी विल एक्सेप्ट इट इफ इट इज मैन्युफैक्चर्ड इन बिटवीन 99 to 101। अगर 100 का बना सकते हो तो आप कोशिश कर लो, बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। अगर नहीं बना सकते हो तो कम से कम 99 से लेकर 101 के बीच में बना लो। We will also accept that one। तो इससे क्या होगा, स्क्रैप जो निकलता है, वेस्टेज जो निकलता है वो कम हो जाएगा। अच्छा, इसकी वजह से क्वालिटी के ऊपर कुछ इफेक्ट होगा क्या? क्वालिटी के ऊपर इफेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे हमने सेलेक्टिव असेंबली का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। वी आर ऑल्सो फॉलोइंग द थ्योरी ऑफ सेलेक्टिव असेंबली। तो हम क्या करेंगे, उसको सेपरेट कर लेंगे, अलग अलग डायमेंशन वाले ना, 99 से लेकर 101 को क्या करेंगे, हम अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करेंगे। 99 का एक, 99.5 का एक, 100 का एक, 100.5 का एक और 101 का एक। तो इस तरीके से क्या किया हमने, उसको सेपरेट कर दिया, सेग्रीगेट कर दिया। फिर इसके हिसाब से या इसके रिलेवेंस में या इसके अकॉर्डिंगली इसका जिसके साथ असेंबली होना है उसको भी इसी तरीके से डिवाइड कर देंगे अलग अलग हिस्सों में। और जो जिसके साथ परफेक्टली मेट होता है या मैच होता है वहां पर उसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो क्वालिटी के साथ भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ और वेस्टेज ऑफ द मटेरियल भी कम हो गया। तो इस तरीके से अगर हम लिमिट्स, फिट्स, टॉलरेंस का इस्तेमाल करते हैं तो क्वालिटी भी हमको अच्छी मिलेगी, सुपीरियर मिलेगी और वेस्टेज ऑफ द मटेरियल भी कम से कम रहेगी। तो दिस इज द नीड ऑफ टॉलरेंस। Now there are two different types of tolerances, unilateral and bilateral। यूनिलैटरल किसको बोलेंगे, जब हम सिर्फ एक ही कोई डायरेक्शन में वेरिएशंस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, या तो वो बढ़ जाता है तो ही एक्सेप्ट कर रहे हैं या कम हो जाता है तो ही एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो इसको बोलेंगे यूनिलैटरल। तो यूनि मतलब एक, लैटरल मतलब डायरेक्शन। एक डायरेक्शन वाले ही टॉलरेंस अगर हम एक्सेप्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे उसको बोला जाएगा यूनिलैटरल। तो अगर इन एग्जांपल्स में हम देखते हैं, यहाँ पर सिर्फ जो है अगर पॉजिटिव वाला भी हम लोग दे रहे हैं, पॉजिटिव अगर रहता है वेरिएशन तो ये उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उसको यूनिलैटरल बोलेंगे, या सिर्फ नेगेटिव रहता है तो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उसको यूनिलैटरल बोलेंगे। बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों यहाँ पे नहीं रहेंगे। यूनिलैटरल कहाँ पे इस्तेमाल होता है या उसकी क्या जो है एडवांटेजेस है, इट इज यूज्ड फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ प्रिसिशन फिट, इट इज इजी एंड सिंपल एज पर कैलकुलेशन ऑफ डेविएशन,
If unilateral system is used, it is clear from earlier discussion the whole of various grades are having lower limits. It is easy to standardize whole, that is go gauge. It is easy for operator during machining as he would have machined till upper limit of shaft. This is also lower limit of hole, as operator knows that he still have some margin left for parts to make it accurate. तो यहाँ पे यूनिलैटरल का फायदा क्या होता है वो बताया गया है कि यूनिलैटरल में जो भी ऑपरेटर होता है वो कोशिश करता है कि उसको जो लिमिट दी गई है, परमिसिबल जो लिमिट्स है, ये प्रैक्टिकल चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ क्या फॉलो की जाती है, किस चीज़ की प्रैक्टिस की जाती है इंडस्ट्रीज में। टॉलरेंसेस तो है वहाँ पर, लेकिन जो भी ऑपरेटर रहता है वो कोशिश करता है कि अपर लिमिट के करीब करीब वो प्रोडक्ट को रखे। उससे फायदा क्या होगा, इनकेस अगर मटेरियल को रिमूव करने की जरूरत पड़ती है या मशीनिंग करने की जरूरत पड़ती है तो मटेरियल को मशीन करके उसका थोड़ा सा मटेरियल रिमूव किया जा सकता है। लेकिन अगर हमारा प्रोडक्ट छोटे साइज का मैन्युफैक्चर हो गया तो उसमें मटेरियल ऐड करके उसको बड़ा नहीं किया जा सकता। बड़ा हो जाता है तो छोटा कर सकते हैं, छोटा होता है तो बड़ा नहीं कर सकते हैं लोग। तो इसलिए जो ऑपरेटर्स होते हैं, मशीन ऑपरेटर्स, वो कोशिश ये करते हैं कि प्रोडक्ट को अपर लिमिट के पास रखा जाए, प्रोडक्ट को अपर लिमिट के हिसाब से बनाया जाए, ठीक है, ताकि इनकेस अगर जरूरत पड़ती है तो उसको वापस रीमशीनिंग करके यूज किया जा सके, रादर देन थ्रोइंग इट इनटू द स्क्रैप। ठीक है, स्क्रैप में डालने के बजाय उसको रीमशीन करके वापस से इस्तेमाल किया जा सके, इसलिए अपर लिमिट के पास रखा जाए। तो ये जनरेटर की मदद से और भी आसान हो जाता है। नाउ सेकंड टाइप ऑफ टॉलरेंस इज बायलैटरल। बाय का मतलब क्या होता है, दो, लैटरल मतलब डायरेक्शंस में। तो अभी दो डायरेक्शन वाला टॉलरेंस किसको बोलेंगे, व्हेन वन लिमिट ऑफ साइज is at one side of zero line and another limit of size is at another side of zero line, the tolerance is called as bilateral। अब यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो ये हमारी जीरो लाइन है, तो इस जीरो लाइन के ऊपर भी कुछ एक हिस्सा है और नीचे भी कुछ एक हिस्सा है, पॉजिटिव में भी कुछ एक चीजें हैं और निगेटिव में भी है, प्लस माइनस। अभी यहाँ पे दोनों चीज का इस्तेमाल है, प्लस 0.1 और माइनस 0.1 दोनों चीज रहेंगे, प्लस 0.1 माइनस 0.2। अच्छा, और एक पॉइंट यहाँ पे मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि ऐसा जरूरी नहीं है कि ऊपर प्लस 1 दिया है तो नीचे भी माइनस 1 ही रहे। ऊपर प्लस 1 दिया है, नीचे माइनस 0.5 भी हो सकता है, ऊपर प्लस 2 नीचे माइनस 0.5 भी हो सकता है, ऊपर प्लस 3 नीचे माइनस 1 भी हो सकता है। तो इस तरीके का जो है टॉलरेंस हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। तो ये हो गया बायलैटरल। बायलैटरल में बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रहेंगे। यूनिलैटरल में देखेंगे तो कोई एक ही डायरेक्शन में रहेगा, ये जीरो लाइन के या तो ऊपर रहेगा प्लस में रहता है तो, और जीरो लाइन के नीचे ही रहेगा माइनस में रहता है। तो इसमें प्लस और माइनस दोनों एक साथ नहीं रहेंगे यूनिलैटरल में, सिर्फ या तो प्लस रहेगा, सिर्फ या तो माइनस रहेगा, या तो जीरो लाइन के ऊपर रहेगा या तो जीरो लाइन के नीचे रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रहेंगे। जबकि बायलैटरल में दोनों एक साथ रहते हैं, प्लस भी रहेगा साथ में और माइनस भी रहेगा। So what is the difference between unilateral and bilateral tolerances? ये मतलब एग्जाम में पूछ भी चुका है। डेफिनेशंस की अगर हम बात करते हैं तो यूनिलैटरल, when both limits of sizes are on the same side of zero line, the tolerance is specifically called as unilateral tolerance। जबकि हम bilateral की डेफिनेशन देखते हैं, when one limit of size is at one side of zero line and other limit of size is at another side of zero line, the tolerance is called as bilateral tolerance। साइंस की अगर हम बात करते हैं, सिंबल्स की अगर हम बात करते हैं, तो यूनिलैटरल के अंदर जो सिंबल्स इस्तेमाल होते हैं या तो वो पॉजिटिव रहेगा या तो नेगेटिव रहेगा। और अगर हम बायलैटरल की साइंस की अगर बात करते हैं, सिंबल्स की बात करते हैं, तो साइमल्टेनियसली एक साथ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सिंबल्स का इस्तेमाल उसमें किया जाता है। एग्जाम्पल्स अगर हम देखते हैं तो इसमें देखिए एग्जाम्पल्स बताए गए हैं। पॉजिटिव 20.1 प्लस 0.2 प्लस 0.2, 20.1 प्लस 0.1 माइनस 0.2, ये यहाँ इधर का नीचे का, ठीक है। तो इस तरीके का जो है यहाँ पर टॉलरेंसेस दिया हुआ, सिर्फ एक ही सिंबल रहेगा, या तो प्लस वाला या तो माइनस वाला। तो ये 20.1 प्लस 0.2, नीचे 20.1 प्लस 0.2 प्लस 0.1।
अगेन यहाँ पे 20.1 -0.2 -0.1। अब यहाँ पे दो अलग अलग है, -0.1 भी है, -0.2 भी है, और यहाँ पे भी +0.1 भी है, +0.2 भी है। तो अब यहाँ पे इसका क्या है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, इसमें भी दो चीज दी हुई है कि कम से कम इतना या ज्यादा से ज्यादा इतना, इसके बीच में रखना है। ओके, वही अगर हम बायलैटरल की बात करते हैं तो इसमें भी देखो आपको सेम चीज देखने को मिलेगी, बस यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों का इस्तेमाल होगा। लोअर लिमिट भी रहेगी और अपर लिमिट भी रहेगी। लोअर लिमिट जीरो लाइन से नीचे वाली रहेगी, अपर लिमिट जीरो लाइन के ऊपर वाली रहेगी बायलैटरल। और यहाँ पे भी जो है लोअर लिमिट अपर लिमिट का इस्तेमाल कर रहे हैं, बट या तो वो जीरो लाइन के ऊपर वाली रहेगी लोअर लिमिट अपर लिमिट यूनिलैटरल में, या फिर लोअर लिमिट से नीचे वाली रहेगी। तो अगर माइनस में देखते हैं तो ये जीरो लाइन से नीचे वाले लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों जीरो लाइन से नीचे वाले हैं, और इस वाले एग्जांपल में देखते हैं तो ये जीरो लाइन से ऊपर वाले हैं अपर लिमिट और लोअर लिमिट यूनिलैटरल वाले। बायलैटरल वाले अगर हम देखेंगे तो लोअर लिमिट जीरो लाइन से नीचे वाली रहेगी और अपर लिमिट जीरो लाइन से ऊपर वाली रहेगी। इस तरीके से आपको सिंबल्स या एग्जांपल्स हो सकते हैं यूनिलैटरल और बायलैटरल। मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करते हैं तो यूनिलैटरल वाला जो कंपोनेंट है उसको बनाना या उसको मैन्युफैक्चर करना ऑपरेटर के लिए इजी होता है, आसान होता है। जबकि हम बायलैटरल वाला देखते हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा ऑपरेटर को, टाइम ज़्यादा लगेगा उसको। डायग्राम्स की अगर हम बात करेंगे तो ये यूनिलैटरल का डायग्राम है और ये बायलैटरल का डायग्राम। तो दिस इज द कंपैरिजन इन बिटवीन द यूनिलैटरल टॉलरेंसेस एंड बायलैटरल टॉलरेंसेस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेविएशन। व्हाट इज डेविएशन? इट इज द अलजेब्रिक डिफरेंस ऑफ एक्चुअल साइज एंड बेसिक साइज। जो पेपर पे हमने बनाया था वो साइज और जो कंपोनेंट हमारे पास मैन्युफैक्चर होकर तैयार हमारे सामने रखा हुआ उसका साइज, दोनों के बीच का डिफरेंस। मतलब क्या हुआ, जो थियोरेटिकल हमारे पास डेटा था उसका साइज और प्रैक्टिकली जो चीज मैन्युफैक्चर हमारे पास होकर आई है उसका साइज, दोनों के बीच का डिफरेंस, उसको बोलेंगे हम लोग डेविएशन। ब्लूप्रिंट में जो हमने तैयार किया था, ऑन द पेपर जो हमने तैयार किया था बिफोर मैन्युफैक्चरिंग, वो साइज, उस साइज को हम लोग बोलते हैं बेसिक साइज। और जो एक्चुअल में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद हमारे सामने रखा हुआ है, जो कंप्यूटर हमारे सामने आकर अभी तैयार है, बिल्कुल रेडी है, मैन्युफैक्चर हो चुका है, मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद जो साइज हम ले रहे हैं उसको बोलते हैं हम लोग एक्चुअल साइज। दोनों के बीच का डिफरेंस अगर हम लेते हैं तो उसको कहा जाता है डेविएशन। अब डेविएशन की भी जो है अलग अलग टाइप्स हैं, अपर डेविएशन, लोअर डेविएशन। अपर डेविएशन किसको बोलेंगे? मैक्सिमम लिमिट ऑन द बेसिक साइज ऑफ अ कंपोनेंट। डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम लिमिट एंड द बेसिक साइज। मैक्सिमम लिमिट और बेसिक साइज के बीच का डिफरेंस को बोलेंगे अपर डेविएशन। वहीं मिनिमम लिमिट और बेसिक साइज के डिफरेंस को बोलेंगे लोअर डेविएशन। ये डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये जो डॉटेड वाली है ये हमारी है जीरो लाइन, ठीक है। इस जीरो लाइन से लेकर अपर लिमिट, अभी देखो ये क्या है हमारा टॉलरेंस जोन है, ये हैश किया है, क्या है हमारा ये टॉलरेंस जोन है। इस टॉलरेंस जोन में अगर हम देखेंगे तो ये हमारी लोअर लिमिट है और ये हमारी अपर लिमिट है, ठीक है। तो जीरो लाइन से लेकर अपर लिमिट तक का जो गैप है या जो डिफरेंस है उसको बोल रहे हैं हम लोग अपर डेविएशन। और जीरो लाइन से लेकर लोअर लिमिट तक का जो गैप है या डिफरेंस है उसको बोल रहे हैं हम लोग लोअर डेविएशन। ये होल के लिए हो गया। सेम उसी तरीके से अभी शाफ्ट के लिए भी, यहाँ पे जीरो लाइन है आपकी, ये डॉटेड वाली जीरो लाइन है आपकी। इस जीरो लाइन से लेकर अपर लिमिट तक का, मैक्सिमम लिमिट तक का जो है डिफरेंस जो होता है उसको बोला जाएगा अपर डेविएशन। और इस जीरो लाइन से लेकर मिनिमम लिमिट तक का जो गैप रहेगा, ये डिफरेंस रहेगा, उसको कहा जाएगा लोअर डेविएशन, ठीक है। अगेन ये शार्प है, ये इसका जो है टॉलरेंस जोन है जो मैंने अभी हाईलाइट किया है।
और इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो ये अपर लिमिट है उसकी शाफ्ट की, टॉलरेंस जोन की अपर लिमिट है, और ये जो है शाफ्ट की लोअर लिमिट है। तो इन दोनों के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो जीरो लाइन से लेकर अपर लिमिट तक का जो गैप है उसको कहा जा रहा है अपर डेविएशन, और जीरो लाइन से लेकर लोअर लिमिट तक का जो गैप है उसको कहा जा रहा है लोअर डेविएशन। देन फंडामेंटल डेविएशन। What is fundamental deviation? The upper or lower deviation which is nearest to zero line for either a hole or a shaft is called as fundamental deviation. किसको बोल रहे हैं? जो ज्यादा जीरो लाइन से करीब हो रहा है, जो ज्यादा जीरो लाइन से करीब है, ये जीरो लाइन है। अब जीरो लाइन से करीब कौन सा है? अपर डेविएशन है या लोअर डेविएशन है? ऑब्वियसली अपर डेविएशन। देखो अपर डेविएशन कहाँ है? यहाँ। कहाँ से पास होगी इसकी लाइन? यहाँ से पास होगी, तो बस जीरो लाइन से ज्यादा करीब होगी, तो उसको बोल रहे हैं फंडामेंटल डेविएशन। फॉर होल द लोअर डेविएशन इज फंडामेंटल डेविएशन एंड फॉर शाफ्ट द अपर डेविएशन इज द फंडामेंटल डेविएशन। बेसिक शाफ्ट किसको बोलते हैं? इज अ शाफ्ट whose upper deviation is 0 or where maximum limit of size is equal to basic size. Basic hole किसको बोलेंगे हम लोग? is a hole whose lower deviation is 0 or whose minimum limit of size is equal to basic size. ये डायग्राम की मदद से समझाने की कोशिश की गई है बेसिक शाफ्ट और बेसिक होल किसको कहा जाता है। तो सबसे पहले ये बेसिक साइज है हमारा जीरो लाइन डॉटेड वाली, और ये जो है आपका टॉलरेंस जोन है ये, ठीक है। ये जो है आपकी मिनिमम लिमिट है, और ये जो है आपकी मैक्सिमम लिमिट है। ये बेसिक, ये जो है बेसिक शाफ्ट का डायग्राम है, और ये बेसिक होल का डायग्राम है। सिंपल है, बस वही चीज़ें हैं। देन नेक्स्ट जो टर्म है वो है हमारा अलाउंस। ये भी देखो कई मतलब एग्जाम में पूछ चुका है। अलाउंस किसको बोलेंगे? अगेन इट इज द डिफरेंस बिटवीन होल एंड शाफ्ट, द इंटेंडेड डिफरेंस केप्ट बिटवीन अ होल एंड शाफ्ट। जो मैंने अभी आपको बोला था क्लियरेंस होना चाहिए, थोड़ा सा गैप होना चाहिए होल और शाफ्ट के बीच में जब भी हम उसको इंसर्ट करते हैं। तो वो जो गैप है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अलाउंस बोलते हैं। अलाउंस क्या है? इंटेंडेड, इंटेंशनली रखा गया गैप, इंटेंशनली रखा गया डिफरेंस। कल मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि मान लीजिए आपके पास दो पीवीसी के पाइप्स हैं, दोनों का साइज 1 इंच का है, और आप चाहते हैं कि दोनों को ज्वाइंट करना है, एक दूसरे के साथ जो है अटैच करना है, जोड़ना चाहते हैं अगर आप दोनों पाइप्स को एक दूसरे के साथ, तो इट इज इम्पॉसिबल बिकॉज द डायमीटर ऑफ बोथ द पाइप्स आर सेम। So in that case, what you have to do, you have to keep the size of one pipe on the lower side and size of the pipe of another pipe, size of the another pipe at the upper side. थोड़ा सा तो गैप होना चाहिए उसमें, थोड़ा सा तो डिफरेंस होना चाहिए एक पाइप का दूसरे पाइप के बीच में, चाहे वो कुछ माइक्रोन्स का ही क्यों ना हो। अगर वो डिफरेंस रहता है तभी एक पाइप दूसरे पाइप के साथ ज्वाइंट हो पाएगा। जो बड़ा वाला रहेगा वो ऊपर से आ जाएगा, जो छोटा वाला रहेगा वो अंदर चला जाएगा। तो इंटेंशनली हम क्या करते हैं, फिर ऐसी जगहों पे क्या करते हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा कि आजकल जो SWR जो पाइप्स आते हैं जो सीवेज के लिए इस्तेमाल होते हैं ना, सीवेज के लिए जो SWR वाले जो पाइप होते हैं, सीवेज वेस्ट पाइप, तो उसका एक पाइप में कॉलर लगा हुआ होता है, कॉलर थोड़ा सा बड़ा होता है। लुक, दिस इज योर SWR पाइप जो सीवेज के लिए इस्तेमाल होता है। तो अब ये देखो, अगर यहाँ पे अगर आप देख रहे हो ना तो ये कॉलर रखा हुआ है, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा है, जबकि ओवरऑल अगर आप पाइप देखोगे तो थोड़ा सा उसका साइज कम है। तो ये बड़े वाले हिस्से में क्या होगा, जो निचला हिस्सा है पाइप का, जो निचला हिस्सा जो छोटे साइज वाला ऐसा वाला जो हिस्सा रहेगा वो आके इसमें इंसर्ट हो जाएगा। ये कॉलर ऊपर से रहेगी, ये पाइप अंदर चला जाएगा, लॉक हो जाएगा, ज्वाइंट हो जाएगा विदाउट यूजिंग एनी कपलर। यहाँ पे कोई कपलर का इस्तेमाल नहीं किया गया, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये डिफरेंस था तभी जो है दोनों का जॉइंट हो पाया बगैर किसी कपलर के इस्तेमाल किए। कपलर इस्तेमाल करेंगे आगे तो कपलर का अलग से कॉस्ट हमको देना पड़ेगा, फिर वहाँ पे जो है सोल्यूशन का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ओवरऑल जो है थोड़ा क्या बोलेंगे, वहाँ पे हमारे एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। तो कम एक्सपेंडिचर में अगर हमको काम करना है तो हम क्या करेंगे, एक पाइप का साइज थोड़ा सा बढ़ा देंगे, एक पाइप का साइज थोड़ा सा कम कर देंगे।
अब कितना बढ़ाना है और कितना कम करना है, अगेन अगर हम परमिसिबल लिमिट्स में या फिर जो इंटेंडेंटली अगर कर रहे हैं, इंटेंशनली अगर हम कर रहे हैं, तो उसको बोला जाएगा अलाउंस। तो बहुत सारी जगहों पे अलाउंस दिया जाता है। क्यों दिया जाता है अलाउंस? क्योंकि जब भी हमको किसी शाफ्ट को होल के अंदर इंसर्ट करना है, तो हम क्या चाहेंगे कि हमारी शाफ्ट, अगर होल का साइज और शाफ्ट का साइज सेम है, तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, वो शाफ्ट होल के अंदर जा ही नहीं पाएगी। अगर आप चाहते हो कि शाफ्ट होल के अंदर जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा तो डिफरेंस बनाना पड़ेगा शाफ्ट के साइज में और होल के साइज में। होल का साइज थोड़ा सा बड़ा रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, और होल के साइज के हिसाब से शाफ्ट का साइज थोड़ा सा छोटा हो जाए। थोड़ा सा छोटा कितना छोटा है, अब वो इंटेंशनली हम कितना छोटा रखना चाह रहे हैं उसको। ऐसा नहीं होना चाहिए कि गैप बहुत ज़्यादा बढ़ जाना है। ठीक है, देखो अब यहाँ पे 3 अलग अलग चीज़ें हैं हमारे पास, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ये आपका क्या है, होल है। ठीक है, ये होल का ऊपर वाला हिस्सा है, होल का नीचे वाला हिस्सा है, और ये जो है होल का टॉलरेंस जोन है। शाफ्ट से हमारे पास शाफ्ट के 3 अलग अलग केसेस दिख रहे हैं, 3 अलग अलग कंडीशन दिख रहे हैं हम लोग। ये कंडीशन है, ये कंडीशन है, और ये कंडीशन है। ये शाफ्ट की 3 अलग अलग कंडीशन। ये कंडीशन अगर आती है तो ये क्या, आपका क्लियरेंस फिट हो गया। तो अगर बहुत ज़्यादा छोटी भी रहती है आपकी शाफ्ट होल के हिसाब से, तो वहाँ पे क्लियरेंस बहुत ज़्यादा होगा। ये जो है ना, ये गैप देखो इतना ज़्यादा होगा, क्लियरेंस गैप इतना ज़्यादा होगा। तो इतना ज़्यादा क्लियरेंस गैप रहेगा तो क्या पावर ट्रांसमिट होगा वहाँ पर? कोई पावर ट्रांसमिशन नहीं होगा। शाफ्ट घूमती रहेगी, होल को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ही नहीं। ओके, दूसरी कंडीशन में शाफ्ट का साइज होल के साइज से कई गुना बढ़ चुका है, तो वो उसके अंदर इंसर्ट ही नहीं हो पाएगा। शाफ्ट अगर इतनी बड़ी है कि होल के साइज से कई गुना बड़ी है शाफ्ट का साइज, तो वो होल में इंसर्ट ही नहीं होगा। तो इंसर्ट ही नहीं होगा तो पावर ट्रांसमिशन का आगे कोई चांस ही नहीं है। तो ये दोनों जो कंडीशन है हमको एक्सेप्टेबल नहीं है, चाहे वो क्लियरेंस फिट का रहने दो या फिर इंटरफेरेंस फिट का रहने दो। हमको क्या चाहिए, ट्रांजिशन फिट चाहिए। अब ट्रांजिशन फिट में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे अलाउंस का डायरेक्ट कनेक्शन। किस तरीके का कनेक्शन है, हम चाहते हैं कि जो साइज है शाफ्ट का, वो होल के साइज से थोड़ा सा ही कम रहे, थोड़ा सा ही छोटा रहे। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लोअर लिमिट की जो है ना शाफ्ट की, सॉरी जो होल की लोअर लिमिट है, जैसा ये बेसिक साइज है आपका, यहाँ पे ये लोअर लिमिट है आपकी होल की, उससे करीब करीब हम शाफ्ट को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, उसके आसपास बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, होल का टॉलरेंस जोन और शाफ्ट का टॉलरेंस जोन एक दूसरे के साथ कोइंसाइड होगा, मैच हो जाएगा। इस केस में आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन होने की उम्मीद है। So what is allowance? Once again, come back to the point. What is allowance? It is the intended or intentionally रखा गया difference in between the shaft and hole is called as allowance. The difference between maximum material condition of mated parts is called as allowance. यहाँ पे नीचे भी diagram for hole the maximum material condition is minimum limit. This indicates that the maximum material will remain with the component if it is manufactured at minimum limit size. Similarly, for shaft, maximum limit is the maximum material condition. If the hole size is bigger than the shaft, the allowance is positive. If the hole size is smaller than shaft, the allowance is negative. तो अब यहाँ पे पॉजिटिव अलाउंस और नेगेटिव अलाउंस दोनों चीज़ यहाँ पे बताई गई है आपको। तो ये जो है आपकी डॉटेड लाइन जो है आपकी जीरो लाइन है, ये लाइन जो है जीरो लाइन है आपकी। अब इस जीरो लाइन के हिसाब से देखो, यहाँ पे ये आपका टॉलरेंस जोन है होल का, ये टॉलरेंस जोन है शाफ्ट का। अगर हम शाफ्ट की बात करते हैं तो मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन फॉर शाफ्ट, ये क्या है आपकी मैक्सिमम लिमिट है। मैक्सिमम पॉइंट नोट डाउन कर लेंगे तो अच्छा है आप लोगों के लिए। मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन फॉर शाफ्ट, इसको हम लोग मैक्सिमम लिमिट ऑफ द शाफ्ट या अपर लिमिट ऑफ द शाफ्ट भी बोल सकते हैं। मैक्सिमम लिमिट ऑफ शाफ्ट से लेकर मिनिमम लिमिट ऑफ होल, दोनों के बीच का जो गैप है इसको कह रहे हैं हम लोग
अलाउंस, ये गया मैक्सिमम लिमिट ऑफ शाफ्ट एंड मिनिमम लिमिट ऑफ होल इज रेफर्ड एज अलाउंस। ये क्या है आपका पॉजिटिव अलाउंस हो गया। अब नेगेटिव अलाउंस किसको बोल रहे हैं? मैक्सिमम लिमिट ऑफ शाफ्ट एंड मिनिमम लिमिट ऑफ होल, दोनों के बीच का जो अलाउंस है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है उसको बोल रहे हैं नेगेटिव अलाउंस। तो पॉजिटिव अलाउंस और नेगेटिव अलाउंस। देन उसके बाद होल बेसिस सिस्टम, देखो ये कितना इंपॉर्टेंट है, कितने बार पूछ चुका है एग्जाम में, 8 मरतबा एग्जाम में पूछ चुका है, 8 टाइम्स होल बेसिस सिस्टम। तो इसको हमने कल भी डिटेल में एकदम देख लिया था, आज भी मैं वापस रिपीट कर दूंगा इसको। व्हाट इज होल बेसिस सिस्टम? ड्यूरिंग द असेंबली ऑफ अ कंपोनेंट when whole size is kept constant and shaft size is changed to obtain various types of fits, then it's called as whole basis system। क्या कर रहे हैं होल बेसिस सिस्टम में? हम लोग होल को एज इट इज रख रहे हैं। होल का जो जिस कंपोनेंट में या जिस पार्ट के ऊपर होल किया गया है उसमें कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं, हम लोग उसको एज इट इज रख रहे हैं। और अलग अलग टाइप के फिट्स को अचीव करने के लिए, अब अलग अलग टाइप्स में भी हमको सबसे ज़्यादा पसंदीदा कौन सा है, हमको क्या चाहिए, सबसे ज़्यादा प्रेफर किसको करेंगे हम लोग? ट्रांजिशन। आपको अगर ट्रांजिशन फिट नहीं मिल रहा है होल और शाफ्ट के अरेंजमेंट में, इन दैट केस यू हैव टू मॉडिफाई द डायमेंशंस। आपको क्या करना पड़ेगा? वहाँ पे डायमेंशंस को मॉडिफाई करने की जरूरत है। तो डायमेंशंस मॉडिफाई करने के लिए आप क्या करेंगे? या तो होल के साइज को चेंज करेंगे या तो शाफ्ट के साइज को चेंज करेंगे ऑब्वियसली। तो होल बेसिस सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं? होल को एज इट इज रखेंगे, होल के डायमेंशंस को चेंज नहीं करेंगे, जबकि शाफ्ट के डायमेंशंस को हम लोग चेंज करेंगे। अब आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि हम होल के साइज को क्यों नहीं छेड़ रहे हैं, हम होल के साइज के अंदर क्यों नहीं चेंजेस कर रहे हैं, सिर्फ शाफ्ट के अंदर ही क्यों चेंजेस कर रहे हैं? तो इसका जवाब इस तरीके से है कि जिस पार्ट में या जिस कंपोनेंट में होल किया गया है, हो सकता है वो किसी बड़े पार्ट का हिस्सा हो, कोई बड़ा एक बड़े साइज का पार्ट, बड़ा ऑब्जेक्ट, जिसके ऊपर मशीन ऑपरेशन परफॉर्म करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाए या अनइकोनॉमिकल हो जाए। ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है। जब उसके अंदर होल किया गया है मतलब उसके अंदर तो मशीनिंग कर सकते हैं हम लोग, वापस उसको रीमशीन कर सकते हैं, बट इकोनॉमिकल या फिजिबल जिसको बोलते हैं ना, सहूलत वाला, तो वो नहीं रहता है। होल जिस पार्ट में या जिस कंपोनेंट में किया गया है वो किसी बड़े पार्ट का हिस्सा है जिसका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है, जिसके ऊपर वापस मशीनिंग करना हमारे लिए फिजिबल नहीं रहेगा, इकोनॉमिकल नहीं रहेगा। इसलिए हम क्या करेंगे? होल को एज इट इज छोड़ देंगे और शाफ्ट जो कि कंपेरेटिवली होल के मुकाबले में छोटा है, इसलिए हम क्या करेंगे? शाफ्ट को वापस से रीमशीन करेंगे या शाफ्ट के साइज के अंदर जो है चेंजेस करेंगे, रीप्रोसेसिंग कर सकते हैं उसके ऊपर, रीमशीन कर सकते हैं उसके ऊपर। अगर बहुत ही अगर वो हमको इस टाइप का फिट मिल रहा है तो हम वापस उसके क्या करेंगे? उसके ऊपर रीमशीनिंग करेंगे, ऑपरेशंस, मशीन ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, मटेरियल रिमूव करेंगे और इस साइज का उसको बनाने की कोशिश करेंगे, अगर आपको इस टाइप की कंडीशन वहाँ पे आ रही है तो। अगर आपके पास इस टाइप की कंडीशन आ रही है, क्लियरेंस फिट बहुत ज़्यादा मिल रहा है आपको, डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो इसके लिए कोई हमारे पास सोल्यूशन नहीं है। डायरेक्टली इस कंपोनेंट को क्या करना पड़ेगा? हमको स्क्रैप में डालना पड़ेगा, वेस्टेज में डालना पड़ेगा और वापस से इसको रिसाइकल करवा कर मंगवाना पड़ेगा। तो इसके लिए कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो यहाँ पे क्या किया? होल बेसिस सिस्टम में हमने होल को एज इट इज रखा है, शाफ्ट के साइजेस के अंदर चेंजेस किया। देन कम टू द सेकंड टाइप, दैट इज शाफ्ट बेसिस सिस्टम। अब शाफ्ट बेसिस सिस्टम में देखो एग्जाम में पूछ चुका है, होल बेसिस सिस्टम 8 मतलब पूछा है, शाफ्ट बेसिस सिस्टम 2 मतलब पूछा है। अब शाफ्ट बेसिस सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं? शाफ्ट बेसिस सिस्टम में हमारे पास जो शाफ्ट रहेगी वो बड़े साइज वाली रहेगी और जो होल रहेगा, शाफ्ट जो रहेगा बड़े साइज का कंपोनेंट रहेगा, बड़े साइज का पार्ट रहेगा, और जो होल रहेगा वो छोटे साइज का पार्ट रहेगा। तो ऐसी जगहों पे हम लोग क्या करेंगे? शाफ्ट को एज इट इज रखेंगे और अगर हमको ट्रांजिशन फिट नहीं मिल पा रहा है, इस टाइप का फिट अगर हमको नहीं मिल पा रहा है, तो परफेक्ट फिटिंग वहाँ पे अगर शाफ्ट और होल की नहीं हो पा रही है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? शाफ्ट को एज इट इज रखेंगे और होल के साइजेस को चेंज करने की कोशिश करेंगे। अब मान लीजिए इस टाइप का हमारे पास होल है,
इसमें क्या हो गया कि होल जो है बहुत छोटे साइज का और शाफ्ट बड़े साइज की है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, होल के साइज को इनलार्ज करके, होल के साइज को बड़ा करके हम लोग इस टाइप की ट्रांजिशन टाइप की फिटिंग्स को अचीव कर सकते हैं। बट इन केस अगर हमारे पास ये वाला पीस आ गया जिसके अंदर होल का जो साइज है वो शाफ्ट के साइज से कहीं ज़्यादा बड़ा है, तो उस कंडीशन में हमारे अगेन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, हमको उसको रिसाइकल के लिए भेजना पड़ेगा और रिसाइकल कर कर उसको वापस मंगवाना पड़ेगा फर्नेस पे भेजना। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, शाफ्ट बेसिस सिस्टम में शाफ्ट को एज इट इज रख रहे हैं और होल के साइजेस के अंदर चेंजेस कर रहे हैं, इसको कहा जाएगा शाफ्ट बेसिस सिस्टम। देन अगर हम यूजेस की बात करते हैं, यूज ऑफ होल एंड शाफ्ट बेसिस सिस्टम, तो होल बेसिस सिस्टम ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, ठीक है। ये भी एग्जाम में 2 मरतबा पूछ चुका है ऑलरेडी कि होल बेसिस सिस्टम, व्हाई होल बेसिस सिस्टम इज प्रेफर्ड ओवर द शाफ्ट बेसिस सिस्टम, और व्हाई शाफ्ट बेसिस सिस्टम इज प्रेफर्ड ओवर होल बेसिस सिस्टम। दोनों पर क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन एग्जाम में जो पूछा है वो होल बेसिस सिस्टम के ऊपर ही पूछा हुआ है। So whole basis system is preferable because holes are produced by standard size of tools such as drill, reamers and broach। तो ये जो टूल्स है अलग अलग ड्रिलिंग के, इस तरीके के टूल्स, ये ड्रिलिंग बिट्स है आपके, रीमर्स है, ब्रोचेस है, ये अलग अलग टूल्स जो होते हैं स्टैंडर्ड साइज के आते हैं। ये साइजेस जो होते हैं स्टैंडर्ड होते हैं और इसके अंदर मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इस वजह से दिस इज द रीजन व्हाई होल बेसिस सिस्टम इज प्रेफर्ड। इसके अंदर मिस्टेक होने के चांसेस कम है। क्यों कम है? इसके लिए जो टूल्स इस्तेमाल हो रहे हैं वो स्टैंडर्ड साइज के ही आते हैं मार्केट के अंदर। तो जब टूल ही स्टैंडर्ड साइज का है तो होल भी स्टैंडर्ड साइज का ही होगा ना। बट शाफ्ट आर मैन्युफैक्चर्ड बाय टर्निंग और ग्राइंडिंग। अभी शाफ्ट अगर हम देखते हैं, ये तो होल के बारे में हमने देख लिया है। क्या होल को क्यों प्रेफर किया जाता है? क्योंकि होल करने के लिए जो टूल्स का इस्तेमाल होता है वो स्टैंडर्ड साइज के आते हैं, इसलिए होल को एग्जैक्ट साइज के ऊपर ड्रिल करना या बनाना होल वो आसान हो जाता है। वही अगर हम शाफ्ट के बारे में देखते हैं तो शाफ्ट के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि शाफ्ट को बनाने के लिए जो मेथड हम लोग फॉलो करते हैं, जो मशीनिंग ऑपरेशन हम लोग फॉलो करते हैं, वो है टर्निंग या ग्राइंडिंग। और टर्निंग और ग्राइंडिंग में क्या होती है, एग्जैक्ट साइज को अचीव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। So this is the reason why hole basis system is preferred over the shaft basis system, and hence it is convenient to produce various sizes of shafts than holes of various sizes. Then अगर हम shaft basis system की बात करते हैं तो why shaft basis system is preferred? Shaft basis system is preferred for long shaft of full length. Example, if shaft is mating with at least 2 parts having holes which may need different types of fits. Example, assembly of piston pin with piston and connecting rod। तो अभी देखो पिस्टन पिन कहाँ पे होती है, ये जो है आपकी पिस्टन पिन होती है और ये पिस्टन पिन जो है ये कनेक्टिंग रॉड को पिस्टन के साथ अटैच करने के लिए यहाँ पे लगाई जाती है। तो ये डायग्राम में आपको, ये पिस्टन पिन है आपकी, इंडिविजुअल में देखेंगे तो इस तरीके का रहता है, मेरा कर्सर यहाँ पे इस तरीके की पिन होती है। और ये पिन जो है ये कनेक्टिंग रॉड है आपका, ये नीचे वाला जो है कनेक्टिंग रॉड का हिस्सा है, और ये जो सिलेंड्रिकल वाला आपको दिख रहा है ये जो है आपका पिस्टन है। तो पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड के साथ अटैच करने के लिए पिस्टन पिन का इस्तेमाल किया जाता है। तो इन जगहों पे क्या कर रहे हैं हम लोग, शाफ्ट बेसिस सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं।